दोस्तों, भारत का एंशियंट टाइम मैप देखा जाए तो वह एक दहाड़ते हुए सिंह की तरह नजर आता है, जिसे हम अखंड भारत का नक्शा भी कहते हैं। अखंड इसीलिए क्योंकि समय के साथ भारत कई भागों में विभाजित हुआ। धनानंद के समय यह 16 जनपदों में बटा हुआ था। आज तो ये सभी जानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत से ही अलग हुए हैं और इन सब को मिलाकर करीब 20 से भी ज्यादा देश भारत से अलग हो चुके हैं। ऋषियों के आश्रम में पले और युग पुरुषों की उंगली थामकर चलने वाले अखंड भारत की कहानी अपने आप में ही दिलचस्प रही है। इतिहास का पहला पन्ना तब लिखा गया जब मनुष्यों ने दिन को समय और तारीखों में बांटना सीखा था। फिर एक दिन तक्षशिला में जन्मे एक प्रतापी ब्राह्मण ने अपनी शिखा खोल दी और यहीं से भारत के अखंड राष्ट्रीय बनने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया। आज के प्रसंग में कहूँ तो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने बिहार से बलूचिस्तान और कश्मीर से कांधार तक भारत की सीमाओं को फैला दिया। फिर सम्राट अशोक ने इन सभी सीमाओं को तक्षशिला से ईरान तक खींच दिया। ज्योग्राफिकली और स्पिरिचुअली दोनों रूपों से ये विस्तार पूरे विश्व को अचंभित कर रहा था। एक तरफ तो तलवारों की आवाजों से लोग डर रहे थे और दूसरी तरफ महावीर और बुद्धों की वाणी सभी को लुभा रही थी। दोस्तों, अखंड भारत से सबसे पहले अलग होने वाला देश अफगानिस्तान था, जो लगभग 185 ईसा पूर्व ही मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कमजोर पड़ गया था और उसके बाद ग्रीक और बाख्ती आक्रमणों के समय अफगानिस्तान धीरे धीरे अलग हो गया। लेकिन कुषाणों ने शकों को हराकर अफगानिस्तान फिर से अपने अधीन कर लिया, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं। गुप्त काल में अफगानिस्तान पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया और कुछ छोटे बड़े राजाओं ने इन पर शासन किया। अफगानिस्तान पहले हिंदू राष्ट्र था, बाद में बौद्ध राष्ट्र बना और 1947 में अफगानिस्तान का पहला मुस्लिम शासक अहमद शाह अब्दाली बना और 1751 तक उसी ने अफगानिस्तान पर कब्जा बनाए रखा। इसके बाद 711 ईसा पूर्व मोहम्मद बिन कासिम ने 8वीं शताब्दी में सिंध पर आक्रमण कर इसे इस्लामी शासन के अंतर्गत ले लिया और फिर यह क्षेत्र भी भारत से अलग हो गया। उसके बाद 12वीं शताब्दी में मालदीव भारतीय उपमहाद्वीप और सांस्कृतिक प्रभाव में रहा था और इसी के बाद मालदीव ने भी इस्लाम के प्रसार से अपनी पहचान बना ली। फिर आया 1768 नेपाल का समय, जो कि हमेशा से ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित रहा है और शायद इसके निशान आज भी हमें देखने को मिल सकते हैं। 1774 में भूटान, जिसने 18वीं शताब्दी के अंत तक भारतीय प्रभाव से खुद को अलग रखा और अपनी एक अलग पहचान बनाए रखने में सफल रहा। फिर 1937 में म्यांमार, जो लंबे समय तक ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसे अलग प्रशासनिक इकाई बना दिया और 1948 तक म्यांमार भी भारत से अलग हो गया। इसके बाद 1947 में पाकिस्तान, जिसकी एक एक किस्से से हम जागरूक हैं कि कैसे पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था। 1971 में बांग्लादेश, जब पाकिस्तान ने इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली असमानताओं के कारण बगावत शुरू कर दी थी और भारत के समर्थन से बांग्लादेश भी स्वतंत्र हो गया था। 1948 में श्रीलंका, जो कि लंबे समय तक चोल साम्राज्य और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों के प्रभाव में रहा, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसे भी अलग कर दिया। 1950 में तिब्बत, जो कि प्राचीन काल से भारतीय सभ्यताओं से जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर तिब्बत को भी चाइना ने हमसे छीन लिया। दोस्तों, जो सपना चाणक्य ने देखा था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा कर दिया, लेकिन बाद में इस भूमि ने इतने अत्याचार सहे कि कहीं कहीं तो ये जगह लाल रंग से लहूलुहान हो चुकी है। हमारे पूर्वजों ने धरती माँ को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। 300 ईसा पूर्व से 2025 तक 2 पक्षों के लोगों ने जन्म लिया है। पहला वो जिसने देश को तोड़ने का ही स्वप्न देखा, जैसे धनानंद और मुस्लिम लीग जैसे लोग, और दूसरा वे जिसने देश को फिर से अखंड बनाए रखने का स्वप्न देखा, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर ने हिंदुओं की सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक एकता पर जोर देते हुए अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की धारणा को प्रतिपादित किया। इंडियन स्वतंत्रता आंदोलन के समय कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी ने अखंड भारत की वकालत की। 1944 में राधा कुमुद मुखर्जी ने अखंड हिंदुस्तान लीडर्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। आरएसएस के प्रचारक पंडित दीनदयाल ने भी अखंड भारत के विचार को प्रभावित किया और महात्मा गांधी भी देश के विभाजन के ही खिलाफ थे। पर दोस्तों, ऐसी क्या वजह है कि देश जुड़ने की जगह स्वतंत्र होने के बाद भी विभाजित होता रहा? इंडिपेंडेंस के बाद भी हैदराबाद भारत से अलग होने की प्लानिंग बना रहा था। वह तो भारत सरकार और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑपरेशन पोलो की मदद से उन पर भारत में ही शामिल रहने पर दबाव बनाए रखा, नहीं तो आज भारत के मैप में एक छेद और हो जाता।
जो धीरे धीरे अपने विकराल रूप में विकसित होता रहता। लेकिन दोस्तों, ऐसी क्या वजह है कि आज तक हम अपने देश को अखंड बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? पक्ष विपक्ष दोनों पार्टियां भारत को अखंड बनाए रखने के लिए भारत जोड़ो यात्रा जैसे कदम उठा रही है। वैसे दोस्तों, अखंड भारत भी एक तरह से देखा जाए तो इम्पॉसिबल ही लग रहा है। अखंड भारत का सपना देखना अपने आप में ही बहुत साहस की बात है, जो हमारे हिस्टोरिकल और कल्चरल पर्सपेक्टिव को प्रेरित करता है। लेकिन इसे रियलिटी में लागू करना एक चैलेंज से कम नहीं है। दोस्तों, 10 ऐसे मेन रीजन हैं जिसकी वजह से अखंड भारत को प्रैक्टिकली पॉसिबल बनाने से रोक सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन है जियोग्राफिक डाइवर्सिटी और साइज। दोस्तों, भारत का जियोग्राफिक साइज पहले से ही बहुत बड़ा है। अखंड भारत बनाने के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका फिर से शामिल करना अपने आप में ही इम्पॉसिबल और बहुत मुश्किल है। दूसरा रीजन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकली कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, पहले से ही पॉलिटिक्स में इतने षड्यंत्र रचाए जाते हैं और फिर ये तो भारत को अखंड करने की पॉलिटिक्स है। इसमें तो कोई भी एक का साथ नहीं देगा, क्योंकि हर देश का अपना संविधान, कानून और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है। उन्हें एक साथ लाना और एक नया स्ट्रक्चर और लॉ बनाना लगभग असंभव ही है। तीसरा रीजन रिलीजियस और कल्चरल डाइवर्सिटी। दोस्तों, ये रीजन तो बहुत डरावना है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर ही हुआ था और जो कत्लेआम 1947 में हुआ था, फिर से उसे सोचना अपने आप में ही दिल दहला देने वाले सपने जैसा है। अखंड भारत की बात बोलने से ही सभी धर्मों के लोगों में बगावत आ जाएगी, क्योंकि अखंड भारत का मुद्दा रखने से सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी इनसिक्योर फील करेगी। फोर्थ रीजन हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल भी थर्ड रीजन के ही इक्वल है। भारत के फिर से अखंड बनने की सोच रखने से वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। और इसी से मिलता जुलता फिफ्थ रीजन है कि दुनिया के सबसे बड़े देश जो इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज है, वो अखंड भारत जैसे किसी भी कदम का विरोध ही करेंगे, क्योंकि इससे रीजनल स्टेबिलिटी और पीस को खतरा हो सकता है। लेकिन इस असंभव कार्य को करने की मोदी जी ने क्यों ठान रखी है, जिसमें 2-4 लोगों को छोड़कर उनका साथ कोई भी नहीं देगा। पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे पॉलिटिकल लीडर्स के इस विजन को समझने के लिए हमें उनके आइडियोलॉजी और ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना होगा। दोस्तों, उनके हिसाब से अखंड भारत का विस्तार भारत के ग्लोरियस पास्ट जैसे मौर्यास, गुप्तास और चोल साम्राज्य से प्रेरित है। कई लोग मानते हैं कि उस समय भारत का स्पिरिचुअल और कल्चरल इफेक्ट बहुत ज्यादा था। अखंड भारत का विचार राष्ट्रवाद और एक आदर्श रूप में प्रस्तुत करता है, जहां भारत वसुदेव कुटुंबकम की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाए रखता है। दोस्तों, उनके हिसाब से अखंड भारत न केवल पड़ोसी देशों को एकजुट करेगा, बल्कि भारत की ताकत भी बढ़ाएगा और इसे ग्लोबली जियोपॉलिटिक्स में एक प्रमुख खिलाड़ी भी बनाएगा। साउथ एशियन कंट्रीज के साथ व्यापार करना, रिसोर्सेज शेयर करना और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को बढ़ावा देना। दोस्तों, आरएसएस मानती है कि भारत विभाजन 1947 एक ऐतिहासिक गलती थी जिसे सुधारा जा सकता है। इसीलिए अखंड भारत का सपना उन पार्टीशन के दर्द को समाप्त करने और फिर से एकता का प्रतीक बन सकता है। दोस्तों, वैसे हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अखंड भारत का सपना कोई बुरी चीज नहीं है। इसमें हमें अपने वैभवशाली और गौरवशाली साम्राज्य की अनुभूति ही होती है, जो मौर्य साम्राज्य ने स्थापित की थी। और दोस्तों, अगर अखंड भारत बन भी जाए तो इसमें क्या गलत है, बल्कि हमें फायदा ही होगा। आपको क्या लगता है कि अखंड भारत बनना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं।